और न्यूज़ रूम का रुख करते हुए। दर्श, ये चौथी सूची है, लंबे समय से इंतजार था, क्या कहिएगा, क्या समीकरण कहते हैं अब इस सूची के? देखिए कृपा, जिस तरह से कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा था, माना जा रहा था सीईसी की बैठक में, वैसे तो कल सीईसी की बैठक के बाद में ही नाम तय होने थे, लेकिन राहुल गांधी की नाराजगी के बाद में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की बात सामने आई थी और आज एक बार फिर सीईसी की बैठक हुई थी। हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं थे। अब 56 नाम हैं वो सामने आए हैं और इसमें बड़े नामों की अगर बात करें तो महादेव सिंह खंडेला को खंडेला से वापस टिकट दिया गया है, ये पिछली बार निर्दलीय थे। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्री माधोपुर से एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। पायलट खेमे से आते हैं, एक बार फिर ये अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने ये बात नहीं मानी और उन्हीं को मैदान में उतारा है। इसके अलावा और बड़े नाम की बात करें तो जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, सुरेंद्र गोयल को जेतारण से उम्मीदवार बनाया गया है और इस पूरी लिस्ट का विश्लेषण करें तो 7 महिलाएं हैं इसमें शामिल। 56 में से 7 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है चौथी लिस्ट में। अब तक 151 नाम सामने आ गए हैं, 49 नाम सामने आने बाकी है। पूरी लिस्ट का विश्लेषण करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हमारे साथ में न्यूज़ रूम में वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हरीश पाराशर जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे लिस्ट को? देखिए, एक शब्द में अगर कहा जाए तो कुछ भी नया नहीं है। जैसा चल रहा था, जैसा पार्टी टिकट बांट रही थी, कुछ जगह ज़रूर कुछ नए चेहरे आए हैं, कुछ जगह एक सिटिंग एमएलए का भी टिकट कटा है। लेकिन अभी देखिए, इसमें 2 खासियत मैंने देखी सूची के अंदर। पहली बात ये कि जिन मंत्रियों के टिकट पर तलवार लटकी हुई थी, जिनमें खासतौर से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और जलदाय मंत्री महेश जोशी, दोनों के टिकट के बारे में अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। महेश जोशी तो आज दिन भर देव दर्शन पर थे, तमाम जगह गए भी सही। और दूसरी चीज़ ये कि धर्मेंद्र राठौड़ का भी अभी, चूँकि अभी और बाकी था कि पुष्कर के बाद हो सकता है कि उनको अजमेर से मौका मिले, लेकिन वहाँ भी अभी कोई तय नहीं हुआ है। अजमेर में देवनानी के खिलाफ कौन लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है। तय कर दिया है, उत्तर दक्षिण से तय कर दिया। दक्षिण में भी नया चेहरा शायद दिया है इस बार। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जाकिर हुसैन को भी सुन रहे थे, मकराना से इन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, 4 चुनाव वो बता रहे हैं कि लड़ रहे थे। एक बार विधायक भी थे जाकिर हुसैन, पिछली बार वो हार गए थे मकराना से। लेकिन जो अब तस्वीर भी साफ हो गई है, मकराना से जाकिर हुसैन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सुमिता भीचर को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक है श्रीराम भीचर, उनकी बहू है जो प्रधान भी रह चुकी है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। जी हरीश जी, सर किस तरह से, क्योंकि इस सूची का विश्लेषण हम करें तो बहुत सारे नाम वो हैं जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे पार्टी से बागी होकर, और जो संकट के समय में गहलोत सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्या उन्हें मुख्यमंत्री ने इनाम दिया है? मैं एक एक करके आपको अगर नाम गिनाऊं, मान लीजिए तो अंकुर मगलानी नया चेहरा है, सोनलाल नाइक पहले चुनाव लड़ चुके थे, शिमला देवी नायक नया चेहरा है, विनोद गोठवाल चुनाव लड़ चुके थे, जो बीकानेर ईस्ट से यशपाल गहलोत उनको नया चेहरा बनाया है। लूनकरणसर में नया चेहरा डॉक्टर राजेंद्र मुंड के नाम से, और चूरू में रफीक मंडोलिया जो पहले राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको वापस उतारा। हालांकि राजेंद्र राठौड़ इस बार उनके सामने नहीं रहेंगे। खंडेला से महादेव सिंह जो निर्दलीय थे सरकार का, जिन्होंने साथ दिया, उनको टिकट दिया। श्री माधोपुर में दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको अपना टिकट, चूँकि वो अपने बेटे को टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने शायद उनको ही लड़ाना मुनासिब समझा। आपको ये भी याद होगा कि दीपेंद्र सिंह सचिन पायलट के साथ जाने वाले लोगों में थे। तिजारा में तो बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है दर्श, इसको आपको हमारे दर्शकों को भी जानना होगा कि तिजारा में जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं पार्टी के, संजय यादव, माफ़ करें इमरान खान जो है बीएसपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, और बीएसपी ने चूंकि उनका टिकट वापस ले लिया तो वो तत्काल कांग्रेस का टिकट लेने में कामयाब रहे। उसके बाद आप दीपचंद खैरेरिया को देखिए, बसपा के कैंडिडेट थे, निर्दलीय थे, और किशनगढ़ वास से इनको वापस टिकट दिया है। बहरोड में संजय यादव को टिकट दिया है, नया चेहरा है। थानागाजी में कांति प्रसाद मीणा निर्दलीय जीते थे पिछली बार, सरकार के साथ थे, उनको फिर टिकट दिया है। रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ मैंने आपको बताया, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में वहाँ नया चेहरा है। कठुमर में संजना जाटव नया चेहरा है, महिला है। नदबई में जोगेंद्र रावाना बीएसपी से जीते थे और उनको फिर
पार्टी ने चूंकि इस बार कांग्रेस का टिकट दिया है, बयाना में अमर सिंह जाटव हारे हुए कैंडिडेट थे, बसेरी में संजय कुमार जाटव नए चेहरे हैं, हिंडौन में अनीता जाटव नया चेहरा है, बामनवास में इंदिरा मीना को रिपीट किया गया है, मौजूदा विधायक है प्रशांत बेहरा मौजूदा विधायक है, निवाई से रिपीट किया गया है। किशनगढ़ का किस्सा देखिए अजमेर का, जहां पर विकास चौधरी जो बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से प्रियंका गांधी की सभा में आकर के कांग्रेस में शामिल हुए, उनको टिकट मिल गया है। द्रौपदी कोहली अजमेर साउथ में नया चेहरा उतारा है इन्होंने, ये बीजेपी से इनका मुकाबला होगा, जहां पर पूर्व मंत्री अनीता बघेल वहाँ रहेंगी। इसके बाद हम आगे चलें अगर इसमें पूरी लिस्ट के अंदर, तो शिव प्रकाश गुर्जर नसीराबाद का नया चेहरा है, पाना प्रसाद पारस जैन ब्यावर में नया चेहरा है कांग्रेस के। सुरेंद्र गोयल का भी एक दिलचस्प उदाहरण है। सुरेंद्र गोयल पिछली बार बीजेपी से बागी होकर के लड़े थे, हार गए थे, उसके बाद अब कांग्रेस का टिकट लेने में कामयाब हुए सुरेंद्र गोयल, जेतारण से इनको टिकट मिला है। पाली में भीमराज भाटी भी बागी रहे थे, पिछली बार हार गए थे, लेकिन इस बार इनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। बद्रीराम जाखड़ सांसद रहे हैं, बाली से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। गीता बरवर के सामने चुनाव जी, और भोपालगढ़ में गीता बरवर नई उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है। बिलाड़ा में भोपालगढ़ आपको ध्यान होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक हैं पुखराज गर्ग। बिलारा में मोहनलाल कटारिया नया चेहरा है। शिव में अमीन खान जो मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, इन्होंने कहा था कि वो खुद नहीं लड़ना चाहते, बेटे को टिकट चाहिए, लेकिन शिव में लगातार टिकट ले रहे हैं, जीत भी रहे हैं अमीन खान। सिवाना में भी एक बड़ा नाम है मानवेंद्र सिंह, आपको ध्यान होगा मानवेंद्र सिंह बीजेपी से उम्मीदवार थे, पिछली बार माफ़ करें कांग्रेस से उम्मीदवार थे वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरा पाटन से, लेकिन इस बार इनको सिवाना से इनको टिकट दिया है। तो ये मोटी सूची आप देखें, कई बड़े नाम हैं। मानवेंद्र सिंह के बाद आप पद्माराम मेघवाल को देखिए, चोटन से है, रमीला मेघवाल जालोर से है, भीनमाल में समरजीत सिंह मौजूदा हैं, रानीवाड़ से रतन देवासी, पिंडवाड़ा से लीलाराम गरासिया और गोंगोदा से मांगीलाल गरासिया, करीब करीब या तो हारे में या नए चेहरे हैं। विवेक कटारा उदयपुर रूरल में ये नए चेहरे हैं। और एक और बड़ा नाम गौरव वल्लभ के नाम से हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उदयपुर के मूल निवासी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। उनको उदयपुर की उस सीट से टिकट दिया गया है जहाँ से गुलाब चंद कटारिया बीजेपी से लड़ते रहते थे, और बीजेपी ने यहाँ एक नए चेहरे को मैदान में उतारा। जाहिर तौर पर इस बड़ी सीट के ऊपर दोनों नए चेहरे इस बार होंगे। दरियावद में नगराज मीना पुराने कैंडिडेट हैं, आसपुर में राकेश रोत नए चेहरे हैं, सागवारा में कैलाश कुमार भील भी नया चेहरा है, गढ़ी में शंकरलाल चरपोटा भी नए चेहरे हैं, शंकरलाल बेरवा नया चेहरे हैं कपासन में, बेगू में राजेंद्र बिधूड़ी को रिपीट किया है, मौजूदा विधायक हैं, बद्रीलाल जाट बड़ी सादड़ी से हैं, कुंभलगढ़ में योगेंद्र सिंह परमार भी नए चेहरे हैं, राजसमंद में नारायण सिंह भाटी नए चेहरे हैं। हरिमोहन शर्मा को चुनाव लगातार 2 बार हारने के बाद भी बूंदी से रिपीट किया पार्टी ने, तो ये भी एक देखिए आप कांग्रेस की सूची में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो हारे हुए लोग थे उन पर भरोसा किया है, लेकिन मौजूदा विधायकों को अभी छेड़ा नहीं है। 1-2 मैंने आपको उदाहरण बताए, उनके अलावा सांगौद में भानु प्रताप सिंह, इसका मतलब भरत सिंह का टिकट वहाँ से कट गया है, ये भी बड़ी खबर है। सांगौद से भरत सिंह लगातार बगावत कर रहे थे पार्टी के खिलाफ, और वहाँ भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। अब ये क्लियर होना बाकी है कि भानु प्रताप सिंह क्या उनके परिवार से आते हैं, हो सकता है कि उनके परिवार से हों, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जगह उनके परिवार को टिकट मिला है। छबड़ा में करण सिंह राठौड़ ये रिपीट हुए हैं, हारे हुए थे। चेतन राज गहलोत डग में नए चेहरे हैं, खानपुर में सुरेश गुर्जर पुराने चेहरे हैं, और मनोहर थाना में नेमीचंद मीना भी नए चेहरे हैं। ये मोटे तौर पे पूरी सूची का विश्लेषण करें तो नए चेहरे काफ़ी संख्या में आए हैं, लेकिन नए चेहरों में भी ज़्यादातर वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के अपने नहीं थे, कांग्रेस पार्टी ने उधार लिए कहीं न कहीं से, निर्दलीय थे या बीएसपी से आए हुए थे। मौजूदा विधायकों में ज़्यादातर नाम वही हैं जो या तो बीएसपी से आए हुए थे या निर्दलीय विधायक थे जिनको पार्टी ने रिपीट किया। तो मोटे तौर पे पुराने घोड़ों पर दाव लगाया कांग्रेस पार्टी ने, यूँ कह सकते हैं दरअसल इसके अंदर। देखिए सर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी बता दें, जेतारण से जो सुरेंद्र गोयल को कांग्रेस ने उम्मीद
उम्मीदवार बनाया है। भाजपा नेता थे, पिछली बार वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस बार कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए हैं और उनका विरोध भी हो गया है। कांग्रेस के एक और उम्मीदवार थे दिलीप चौधरी, उन्होंने खुलकर विरोध किया है और कहा है कि टिकट से वंचित दावेदार जो है भाजपा के हाथ में कांग्रेस का टिकट ये हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। उनके साथ अन्याय हुआ है, ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की थी, संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि जिस तरह से बगावत का सामना भाजपा कर रही थी पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद में, कांग्रेस ने पिछली सूचियों में अधिकतर विधायकों को रिपीट किया था, लेकिन इस बार नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है अब बम फूटने वाला है? देखिए, शायद यही डर था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही थी और उम्मीदवारों का चयन करने में, टिकट घोषित करने में सावधानी बरत रही थी। ऐसा नहीं कि ये नाम तैयार नहीं थे, ये सब तैयार थे, पूरी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन चूंकि ये आने वाला था। अभी तो देखिए कल का दिन महिलाओं के लिए तो करवा चौथ का दिन है, त्यौहार का दिन है, लेकिन कई पार्टी में ये हंगामा भी होगा। अभी बीजेपी की भी कल सूची आ जाएगी संभवतया, तो वहाँ भी बवाल होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब कोई टिकट बदलने की स्थिति में होगा, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और ये जितने भी नाम तय होंगे वो सब नाम तय हुए हैं, काफ़ी सोच विचार के तय होंगे। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि पूरी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन सबका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो कहीं से एक्सपोर्ट करके लाया गया हो, कहीं जिसको हम कह सकते हैं कि पैराशूटी उम्मीदवार हो, या फिर कहीं किसी दूसरे दल में निष्ठा रखने वाला हो। तो ये सूचियाँ अभी जो बाकी है, और सबसे अभी और जो शेष बच गई सीटें, उनमें देखना होगा कि वो आखिर में क्यों अटक रही है, ऐसे कौन से पेच पड़ रहे हैं जिसकी वजह से जनता को ये जानने का हक नहीं है कि भाई 25 तारीख को वोटिंग हो रही है और 25 दिन पहले तक जनता को पता ही नहीं कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। तो ये बड़ी विषम स्थिति है और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना चाहिए था। जी, जिस तरह से आपने बताया पैराशूटर्स की बात की, कांग्रेस टिकट वितरण से पहले तमाम दावे कर रही थी कि हम सर्वे करवा रहे हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन तेजारा का उदाहरण हम देख रहे हैं, बसपा ने जैसे उम्मीदवार बना दिया उसे कांग्रेस ने टिकट दे दिया और बूंदी में हरिमोहन शर्मा का लगातार वो उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी एक बार फिर पार्टी उन पर भरोसा कर रही है। क्या सर्वे और ये सारी चीज़ें अब गौण हो गई है? देखिए, जब बातें ये हो रही थी आला कमान के स्तर पे, कांग्रेस के में खास तौर से, कि हम उदयपुर संकल्प शिविर को लागू करेंगे, उदयपुर के जो डिसीजन हुए हैं कि 50% लोगों को नया लाएंगे, 50 से कम उम्र के उम्मीदवारों को लाएंगे, या फिर ये बातें हो रही थी कि कोशिश ये करेंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए, वो तमाम चीज़ें हवा हो गई। हर राजनीतिक दल, बीजेपी का भी यही हाल था, बीजेपी ने भी कैसे कैसे टिकट दिए सबको पता है। सबसे दिलचस्प, मैं अगर टिकट की बात करूं दोनों ही पार्टियों की, तो वो धौलपुर का उदाहरण है। धौलपुर में पिछली सूची हमने देखी कि शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी की विधायक रही, बीजेपी से बगावत हुई, उसके बाद कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही, बीजेपी ने उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ था, यानी शोभा रानी के खिलाफ था, शिवचरण कुशवाहा, उनको टिकट दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि जीत में, चुनाव में और हार जीत का जब मौका आ जाए तो सब कुछ जायज़ है। तो ये पूरी सूचियाँ भी यही बता रही है कि येन केन प्रकरण राजनीतिक दलों को जीतना है। वो कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, बीजेपी पीछे नहीं है। कल तक जो झंडा बीजेपी का उठाए हुए थे वो आज कांग्रेस का लेके चलेंगे, जो कांग्रेस का उठाए हुए थे कल बीजेपी का लगाए हुए चले थे। और अब देखिए, आप सूची और आने दीजिए, अभी मुझे ये उम्मीद है कि अभी और ऐसे नाम आएंगे जो पैराशूटी उम्मीदवार होंगे, जो दूसरे दल से आए होंगे, मौजूदा विधायकों को या हारे हुए उम्मीदवारों को छेड़ने की रिस्क जो है कोई भी पार्टी नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये कहीं न कहीं हारनेंगे नहीं तो हरवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। हो सकता है कि पार्टी कहे कि हमने भ्रष्ट आदमी को टिकट दे दिया, तो भ्रष्ट आदमी खुद हार जाएगा तो क्या होगा, आपकी पार्टी को भी हराएगा, पार्टी का बहुमत कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। सर, यहाँ शिव सीट की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव से अमीन खान है और जो पिछला रिकॉर्ड देखें 43 साल लगातार 1980 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, शिव से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन खान हैं जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। 1980 से लगातार ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने वाली पार्टी
43 साल से सिर्फ एक चेहरे पर भरोसा कर रही है, क्या ये कथनी करनी में अंतर नहीं है? देखिए, इसकी दो वजह है दरअसल। पहली वजह तो ये है कि हो सकता है कि उम्मीदवार की लोकप्रियता इतनी हो सकता है कि उनका कोई विकल्प नहीं हो पार्टी का। आप एक उदाहरण और ले लीजिए बीडी कल्ला का। बीडी कल्ला बीकानेर की सीट से लगातार उम्मीदवार बने, चाहे हारें चाहे जीतें। वही जो आप 80 का जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि बीडी कल्ला इससे आगे पीछे हो, लेकिन बीडी कल्ला भी कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। वो हारे जब भी टिकट दिया है, जीते जब भी टिकट दिया है। तो कई बार क्या है कि पार्टी का चेहरा बन जाती है कोई भी व्यक्ति। मान लीजिए शिव का जी। सवाल यहाँ पर ये सेकंड लाइन तैयार, क्योंकि ये इन पर ये भी आरोप लग रहा है कि सेकंड लाइन तैयार होने ही नहीं दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से देखिए, राजनीतिक दलों में ये अपेक्षा की जाती है कि वो सेकंड लाइन तैयार करें, लेकिन सेकंड लाइन कौन सी तैयार होती है? बेटे तैयार होते हैं, भाई भतीजे तैयार होते हैं, वो सेकंड लाइन है। पुराने इतिहास को देख लीजिए। आज इस सदन में विधानसभा के अंदर, पिछली विधानसभा में 15वीं विधानसभा की भी बात करें तो तमाम नाते रिश्तेदार वहाँ दिखेंगे आपको, जो केवल इस वजह से जीत करके आए कि उनके पिताजी एमपी थे, उनके पिताजी एमएलए थे, उनके चाचा एमएलए थे, उनके चाचा एमपी थे। जब तक ये वंशवाद का जिक्र चलेगा, और देखिए क्या होता है कि एक बार कोई वंशवाद के आधार पर टिकट लेके आ गया, हम दोबारा कह सकते हैं कि अगर दोबारा जीत के आ रहा है तो आप उसको वंशवाद की श्रेणी में मत रखिए, फिर उसको लोकप्रियता से आंकिए। लेकिन हर बार वंशवाद की बेल बढ़ती जाती है। पिछली बार लोगों ने कुछ और लोगों को टिकट दिया, फिर पार्टियों ने नए वंशवादियों को टिकट दे दिया। तो ये सूचियाँ बताती है कि आप ठीक है, पिताजी नहीं जीतेंगे तो बेटे जी जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार उनकी बहू आ जाएगी मैदान में। तो ये स्थितियां हर राजनीतिक दल करने लगा। लेकिन इस सूची को देखिए तो हरीश सर, जिस तरह से महादेव सिंह खंडेला है, दीपेंद्र सिंह शेखावत है और शिव से जो खुद अमीन खान, ये अपने परिवार के सदस्य के लिए टिकट मांग रहे थे और लगातार आलाकमान पर दबाव बना रहे थे कि परिवार के सदस्य या बेटा हो या फिर उनकी बेटी हो, उनको टिकट दिया जाए। लेकिन पार्टी ने उन्हीं मैदान में उतारा है। तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश की है कि परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देंगे? स्वाभाविक रूप से कोशिश तो की है पार्टी ने, मतलब कुछ जगह तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभी और नाम आने बाकी हैं, अभी महेश जोशी का आना बाकी है, अभी शांति धारीवाल का आना बाकी है, तो फिर क्या वहाँ भी ये माना जाए कि इन लोगों को पार्टी टिकट नहीं देगी तो उनकी संतानों को नहीं देगी? देखिए, पार्टियों की कथनी और करनी में फ़र्क होती है। शांति धारीवाल को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग विषय है, लेकिन सवाल ये कि शांति धारीवाल के बेटे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महेश जोशी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन असली पहचान तो पार्टियों की जब होगी जब वो ये बिल्कुल कह दे कि नहीं, हम किसी भी वंशवादी को टिकट नहीं देंगे, जो हमारा मूल कार्यकर्ता है उसको हम टिकट देंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता ही आपकी बात को आगे पहुंचाएगा। लेकिन कहीं भी नहीं हो रहा। तमाम पार्टियों में देख लीजिए आप, मानवेंद्र सिंह टिकट ले रहे हैं, मानवेंद्र सिंह वहाँ भी लड़ रहे थे, यहाँ भी लड़ेंगे। दीपेंद्र सिंह पिछली बार भी लड़े, उसके पहले भी लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। तो लगातार ऐसी फहरिस्त है। हरिवंश शर्मा का उदाहरण देख लीजिए आप, बूंदी का, हारे या जीते टिकट उनको ही मिल रहा है। तो कई ऐसे, पूरी लिस्ट को आप देखेंगे एक एक करके, तो कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से पट्टा लिखा लिया उस सीट के ऊपर कि नहीं, टिकट हमें ही मिलना है, किसी भी पार्टी से लेना है, बीजेपी से लेना, कांग्रेस से लेना। विकास चौधरी पिछली बार हारे हुए थे बीजेपी प्रत्याशी के रूप में, तो उनको कांग्रेस ने झोली में ले लिया। ठीक है ना। सुरेंद्र जैतारण का उदाहरण वही है, सुरेंद्र जैतारण भी हारे हुए थे, उनको आपने टिकट दे दिया। तो अब ये कोई मायना नहीं रखता राजनीतिक दलों के लिए कि आप जिस पार्टी को लगातार गालियां दे रहे थे, पिछले 5 बरस से लगातार कोस रहे थे, उसी पार्टी का गले में दुपट्टा आप पहन करके जनता के बीच जा रहे हैं। अब ये जनता के बीच समझ का विषय है कि जनता इस बात को माने कि नीतियां और निष्ठाओं में जो राजनीतिक दल का नहीं रहा, वो फिर आपका जनता के प्रति वफादार होगा कि नहीं होगा, ये आप उनसे लिखवाइए, उनसे पड़ताल करवाइए। जी हरीश सर, जिस तरह से अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रचार अभियान चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनकी सभाओं को हम सुनते हैं और वो लगातार केंद्र सरकार पर ये कहकर निशाना साधते हैं कि महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई, लेकिन इसका फ़ायदा 10 साल बाद मिलेगा। ऐसा बिल किस काम का जिसका फ़ायदा 10 साल बाद मिले, इसका फ़ायदा तुरंत मिलना चाहिए, वो इसकी पैरवी करते हैं। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट हम देखते हैं जब, तो 56 में से सिर्फ 7 महिलाएँ नज़र आती है। देखिए, हमने मतलब राजस्थान पत्रिका की मैं बात करूँ, हमने एक अभियान चलाया जब ये बिल पारित हुआ, और हमने कहा कि भाई ठीक है, आप 33% की आप बार बार ये आलोचना कर रहे हो कि तो 10 साल बाद मिलेगा, इसका क्या मतलब निकला। तो राजनीतिक दलों को तो किसी ने बांध नहीं रखा ना।
राजनीतिक दलों को तो ये चाहिए कि वो कम से कम 33% नहीं 25% करें। 25% का मतलब भी होता है कि 200 सीटों में से आप 50 महिलाओं को करें। यहाँ जीतने वाले की टोटल फिगर ही 25 नहीं होती। अब देख लीजिए पिछले 2 विधानसभाओं के नतीजे देख लीजिए, तमाम दलों की महिला सदस्यों को मिलकर के 25 का आंकड़ा भी नहीं होता पूरा। पिछली बार जरूर 27-28 हो गया था, लेकिन अगर ये स्थिति है, मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम सीटों को मिला के अगर 50 महिलाएं भी आ जाए, 25%, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो, बीजेपी भी शामिल हो, दूसरे दल भी शामिल हो, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जब नहीं होता जब राजनीतिक दल टिकट नहीं देते। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ दर्श, पिछले विधानसभा, पहली विधानसभा से लेकर आज तक मात्र 7 महिलाएं ऐसी रही हैं जो अपने बूथे पे जीत गई हैं, जिन्होंने पार्टी का सिंबल नहीं लिया। 7 सिर्फ। आप देखिए 70 साल 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, उसमें से 7 महिलाएं ऐसी रही वो निर्दलीय रही। और वो भी क्यों रही निर्दलीय? क्योंकि राजनीतिक दलों ने उनको गले नहीं लगाया, राजनीतिक दलों ने उनको टिकट नहीं दिया। तो ये स्थिति आप राजनीतिक दलों में कथनी और करनी में फ़र्क हो गया। कहते आप खूब हैं कि नहीं हम महिलाओं को आगे लाएंगे, हम युवाओं को आगे लाएंगे, हम नई पीढ़ी को मौका देंगे, लेकिन जब टिकट देखते हैं तो लगता है कि 80 साल के पार भी विधानसभा में जाने को बेताब है, और जो 60 प्लस हो गए वो भी कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है मैं नई पीढ़ी को आगे करूं। ये स्थितियां दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है। जी आखिरी सवाल लूँगा हरीश जी, जिस तरह से अब 151 नाम कांग्रेस के सामने आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि धर्मेंद्र राठौर का तो अभी सस्पेंस है, महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम सामने नहीं आया। और लगातार जो सीईसी की बैठक में हम देख रहे हैं, राहुल गांधी इनके नाम आते ही वो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। क्या टिकट मिलेगा भी या फिर घर पे बैठना पड़ेगा? देखिए 25 सितंबर की जो दिन है वो कांग्रेस के इतिहास में, अगर लोग कांग्रेस का इतिहास लिखने बैठें तो मैं उसको कहूँगा कि वो काला दिन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आला कमान के फरमान को नाफरमानी करके अगर कोई पहुँच जाए और पैरेलल विधायकों को आमंत्रित कर ले और उसकी अगुवाई करे, इस्तीफा देने पहुँच जाए विधानसभा के अध्यक्ष के पास, तो उस दर्द को तो आलाकमान को महसूस करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि उस दर्द को महसूस किया होगा। लेकिन देखिए राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स हर जगह होती है, कोई आश्चर्य नहीं कि कोई प्रेशर आ जाए और इनको टिकट मिल जाए। लेकिन इस सिनेरियो को देख के तो ये लगता है कि अभी कहीं न कहीं पैच है। दोनों जो बड़े नेता हैं, जिसमें महेश जोशी को, और महेश जोशी को तो एक तरह से जयपुर का मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, और शांति धारीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो नंबर 2 पोजीशन में हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो फिर सरकार में ऐसी अहमियत रखने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलने का मतलब यह है कि पूरी कांग्रेस को एक संदेश देने की कोशिश करेगी पार्टी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये अभी विचार, सवाल ये भी है ना, अनुशासनहीनता तो मानेसर जाने वाले नेताओं ने भी की थी, लेकिन उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि दबाव है। देखिए 2 दिन पहले हमारे प्रधान संपादक ने पूरा आलेख लिखा कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है दबाव में आ रहे हैं, किस तरह से ऐसे लोगों पे दांव लगा रहे हैं जिनको जनता ने खारिज कर दिया था। ये तो मानना ही चाहिए ना कि जिस जनता ने पिछली बार किसी उम्मीदवार को हराया, तो उसको तो आपको मानना ही चाहिए कि जनता उनके खिलाफ थी। लेकिन लोकतंत्र में हार जीत चलती है, जो हारा हुआ है वो भी दावेदार बन सकता है, ये बात सही है। लेकिन जो अनुशासन का आपने जिक्र किया पार्टी का, वो पार्टी का अनुशासन तो कहीं भी नहीं रहा। हमने देखा बीजेपी में भी वही हालत है। बीजेपी में खुलेआम नेतृत्व को चुनौती देने वाले टिकट पा रहे हैं आज भी। तमाम उदाहरण देख लीजिए, मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो उम्मीदवार है, उनकी छवि का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये अनुशासन का दायरा जो है राजनीतिक दल टिकट वितरण के टाइम क्यों नहीं रखते? तमाम दल, अभी 25 सितंबर की घटना का जिक्र हो या फिर समानांतर रूप से जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था, बीजेपी का बड़ा आयोजन था, बड़ी संख्या में विधायक दूसरी जगह पहुँच गए थे, उनको भी टिकट दिया, वो भी, उसकी भी तुलना आप वैसे ही करिए। 25 सितंबर की घटना कांग्रेस के लिए हो सकती है तो समानांतर जन्मदिन मनाने की घटना बीजेपी के लिए हो सकती है। और दोनों ही दलों में हमने देखा है कि उन पार्टी से एक तरह से बगावत करने वाले तमाम विधायकों को, मौजूदा विधायकों को, हारे हुए सदस्यों को टिकट मिल गया है। ये अपवाद हैं जिनके नाम हम अभी देख रहे हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मुझे लगता है कि कल का दिन बुधवार है, गणेश जी का दिन है, और कल के दिन करीब करीब पूरी तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की भी सीएसी की मीटिंग जो है कल होने वाली है, और कांग्रेस भी शायद बची हुई जो 49 सीटें जो बची है उस पर शायद फैसला कर ही लेगी, ये भी हमें उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, एक उदयपुर का भी जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया जो है वो
अब असम के राज्यपाल हैं और संवैधानिक पद पर है। उदयपुर से लगातार वो जीतते आ रहे थे, अब उदयपुर से दोनों ही नए चेहरे हैं। कांग्रेस ने प्रवक्ता गौरव वल्लभ को मैदान में उतारा है तो भाजपा ने ताराचंद जैन को मैदान में उतारा है। क्या उदयपुर के लिए नई शुरुआत इसे कहा जाएगा? देखिए, मुझे अभी कोई बहुत बड़ा नाम भी दोनों चेहरे नहीं लग रहे। गौरव वल्लभ नो डाउट कि वो अर्थशास्त्री हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उदयपुर में उनकी पहचान इतनी है कि वो उदयपुर के निवासी हैं। दूसरे जो व्यक्ति गुलाब चंद कटारिया खेमे के माने जाते हैं, उनको लेके बवाल हुआ वहाँ, जो सज्जन जिनको टिकट मिला ताराचंद जैन को, तो उनके बारे में भी कोई बहुत बड़ी छवि नहीं है। लेकिन उदयपुर ही नहीं, हम पूरे मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में अब बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता अभी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच जाए, जनता को कहे कि ये चेहरा हमारा, आप पार्टी को बहुमत दीजिए। कांग्रेस के पास जरूर अभी मेवाड़ का जिक्र करें तो चेहरा अभी है सीपी जोशी के रूप में, एक अच्छा नाम है। रघुवीर मीणा आदिवासियों के नेता हैं, तो ऐसे नाम हैं। लेकिन राजनीति में अगर कोई क्षत्रप बड़ी जीत हासिल करके आ जाए तो वो तत्काल बड़ा नेता बन सकता है। गौरव वल्लभ अगर कोई वहाँ बम्पर जीत कर लें, उदयपुर में कोई और प्रभाव अपना कायम कर लें, तो हो सकता है कि उनका नाम कहीं और हो जाए। लेकिन नए चेहरे हैं और हो सकता है कि इन सबके नाम को लेकर विरोध आए, क्योंकि स्थानीय जो उम्मीदवार होगा वो निश्चित रूप से कोशिश कर ही रहे होंगे। तो अभी कल का दिन देखिए, अभी धीरे धीरे खबरें आएंगी। हो सकता है बगावत के सुर अभी से उठने लग गए। हमने जितान का जिक्र किया कि वहाँ विरोध हुआ है सुरेंद्र गोयल को टिकट देने का। हो सकता है कि विकास चौधरी को लेके भी विरोध हो जाए, क्योंकि वहाँ भी जो भागीरथ चौधरी के खिलाफ जिसको लड़ाना था कांग्रेस का जो उम्मीदवार होता होगा, उसको भी मतलब एक तरह से साइडलाइन किया गया होगा। तो तमाम चीज़ें अभी और भी आएंगी। अभी और जो नेत्रियां हैं, ममता शर्मा का क्या होगा ये भी पता नहीं, क्योंकि ममता शर्मा भी कांग्रेस में वापस आ गई है और बूंदी का टिकट फाइनल हो गया। और बूंदी का टिकट चूंकि फाइनल हो गया है, तो ममता शर्मा चूंकि पिछली बार दूसरी सीट से लड़ी थी बीजेपी उम्मीदवार के रूप में,